नमस्कार, बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ शर्मा आपके साथ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, रोहन दुआ हमारे साथ हैं और समीर चौगांवकर साहब भी। बहुत स्वागत आप सब आप लोगों का एक बार फिर। अब जरा हम बात कर लेते हैं हमारी क्रिकेट की विश्व विजेता टीम की। कल उनका बड़ा सम्मान हुआ मुंबई में, बड़ा मजेदार और बड़ा ग्रैंड शो हुआ। विक्ट्री परेड निकाली गई नरीमन पॉइंट से वानखेड़े तक, स्टेडियम तक, और क्या क्या तस्वीरें थी, शानदार। दुनिया भर ने देखा होगा और रश्क किया होगा बाकी देशों के खिलाड़ियों ने कि भाई ऐसा होता है जलवा, ये होते हैं सुपरस्टार और ये होता है फैन, ये होते हैं चाहने वाले जो उनको अपने स्टार्स को देखने के लिए लाखों की तादाद में खड़े होते हैं। इतना प्यार, इतना सम्मान इनको मिलना भी चाहिए भाई। कमाल क्या, 17 साल के बाद वर्ल्ड कप लेकर के आए T20 वाला। लेकिन हाँ, मुंबई की भीड़ का अनुशासन अद्भुत भाई, बिल्कुल ठीक। आप चाहे जिस वजह से कहें, मुंबई की भीड़ का अनुशासन वो दिखता है। आदत है ना उनको, आदत भी है लोकल में चढ़ने की आदत है ना। एम्बुलेंस का मुंबई पुलिस कमिश्नर ने वो वीडियो पोस्ट किया है। एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस के आगे से ऐसे रास्ता हट रहा था जैसे कोई स्टीमर वगैरह चलती है तो पानी में से ऐसे हटते हैं ना, वो शानदार है, अद्भुत है। तो मुझे लगता है कि मुंबई और मुंबईकर स्पिरिट का इस मामले में जागरूकता है, एक सिविक सेंस, बिल्कुल सिविक सेंस है। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब दो बातें मैं आपको बताना चाह रहा था। आज इस टीम के 4 खिलाड़ियों को मुंबई की विधानसभा में, उनके सेंट्रल हॉल में सम्मानित किया जाना है। वहां पर ये मुंबई के प्लेयर रोहित शर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, यशस्वी जायसवाल है। चौथे हमारे साथी दिनेश मौर्य जुड़ गए मुंबई से लाइव, हमारे सहयोगी, वो आपको बताएंगे। कंट्रोवर्सी है, विपक्ष कह रहा है भाई तुम सम्मान इनका करना चाह रहे हो तो पोस्टर इनके लगाओ ना, खिलाड़ियों के चेहरे लगाओ ना पोस्टर में। चेहरे किनके लगे ये देखिए, मुख्यमंत्री का और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के, एकनाथ शिंदे जी का, इनके अलावा अजीत पवार साहब का और फडणवीस साहब का पूरा पोस्टर पर चेहरा लगा हुआ है। ये पूरी कंट्रोवर्सी कैसे उठी और ये पोस्टर बनाया किसने, ये आपको बताएंगे दिनेश मौर्य। बताइए दिनेश। देखिए, सत्ताधारी पार्टी के एक विधायक है प्रताप सरनाइक, जिन्होंने ही विधानसभा में प्रस्ताव रखा था कि टीम इंडिया के जो मुंबई के खिलाड़ी उनका सम्मान किया जाए। और जब इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया और आज जब खिलाड़ी आने वाले हैं, तो आज सुबह जब हम विधान भवन में पहुंचे तो पूरा विधान भवन परिसर जो है इन तीन नेताओं की तस्वीरों से पटा पड़ा हुआ है, जिसमें एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की तस्वीर है। उनकी तस्वीर के नीचे लिखा है कि टीम इंडिया का हम स्वागत करते हैं। और मेरे पीछे भी आप उस पोस्टर को देख सकते हैं, किस तरह के ये पोस्टर जो है ये लगाए गए हैं। लेकिन इस पोस्टर्स में टीम इंडिया का जिक्र तो जरूर है, लेकिन एक भी भारतीय खिलाड़ी की तस्वीर नहीं। और इसी को अब विपक्ष ने मुद्दा बनाया है कि अगर सरकार की नीयत साफ है और अगर इस वर्ल्ड कप को वो श्रेय लेना नहीं चाहती है, तो कम से कम जो एक बेसिक चीजें बातें होती है कि जिसका सम्मान होता है, उनकी तस्वीरें लगाई जाए, ना पूरी टीम इंडिया का लगाए। जी देखिए, तो इसी बात का जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है चुनाव करीब है, उनके पास मुद्दे नहीं है। पहले ही कई मुद्दों पर सरकार जो अपना प्रचार करती है, उन्हें एक और वर्ल्ड कप के बहाने मुद्दा मिल गया कि वो टीम के खिलाड़ियों को यहाँ विधान भवन में बुला रहे हैं, उनका सम्मान किया जाएगा और इस सम्मान के मौके को भी भुनाने की कोशिश जो है वो सरकार द्वारा की जा रही। तो ये एक आरोप ये भी बता दीजिए कि ये सम्मान समारोह हो गया या होना है अभी? जी 4 बजे के बाद होगा, 3:30 बजे चारों खिलाड़ी जो है मुख्यमंत्री से मिलेंगे और एक साथ मुख्यमंत्री के साथ वो विधान भवन आएंगे और उसके बाद सभी पार्टियां मिलकर जो है इनका सम्मान करेंगे। तो ये कार्यक्रम। इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा जो है विपक्ष की तरफ से उठाया गया टीम इंडिया की बस को लेकर, जो फैक्चुअली इनकरेक्ट नजर आ रहा है। आपने भी जैसे शुरुआत में जिक्र किया कि कार्यक्रम मुंबई में, लेकिन जिस बस को बुलाया गया था उस बस का जो नंबर है वो गुजरात का है। जब हमने इस पूरे मामले की जांच की तो पता चला कि इसके 2007 में जब बस इस तरह की ओपन एयर बस आई थी, वो बेस्ट की बस थी, मुंबई के बीएमसी जो है उनके द्वारा प्रोवाइड की गई थी। लेकिन पिछले मुंबई में जितने भी ओपन एयर बस थे, मैक्सिमम बस 15 साल पुराने थे। ऐसे में उन्हें नियम के तहत स्क्रैप करना था और जो बस बची हुई है वो उस क्वालिटी की नहीं है, या टीम इंडिया की जो कल के कार्यक्रम के लिए रिक्वायरमेंट जिन बसों की थी वो बस फिलहाल बेस्ट के पास नहीं थे, एक मुद्दा। दूसरा, जो एक ओपन एयर बस था उसे किसी और मीडिया कंपनी ने कल ही हायर कर लिया, तो वो भी कल के कार्यक्रम के लिए। तो रिक्वायरमेंट को देखते हुए एमसीए जो है उन्हें ये जो बस है जिस पर कल टीम इंडिया की विक्ट्री परेड निकली थी वो सूटेबल लगी। तो टेक्निकल रीजन ये था जिस वजह से इस बस को हायर किया गया था। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हर चीज को गुजरात से कनेक्ट किया जाए, ये दिखाने की कोशिश की जाए कि मुंबई के महत्व को कम किया जा रहा है, गुजरात को जो है प्राथमिकता दी जा रही है और इसी के तहत
ये बस जी, का ठीक। मुद्दा लाया गया जो मेरिट में तो चलिए, कहीं आपने टिकता अच्छा नहीं है, किया, लेकिन दिनेश ये वजह भी बता दी, तस्वीर मतलब वाला मुद्दा जो है- बस तो है गुजरात के नंबर की, लेकिन वजह बता दी दिनेश ने आपको कि भाई वो अवेलेबल नहीं थी और कल ही के दिन चाहिए थी बस, तो भाई गुजरात वाले नंबर वाली चला दी, लाई गई। बहुत शुक्रिया दिनेश आपका। अब बताइए साहब, वर्ल्ड कप पर भी सियासत, विक्ट्री परेड क्या कल ही तय हुई थी क्या? वाजिब सवाल। विक्ट्री परेड के लिए इतनी तैयारी हुई होगी, इतनी जबरदस्त तैयारी हुई होगी। और देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि प्रताप सरनाइक जी बहुत, जिसको कहें कि कलेजा उनका बड़ा मजबूत है, बिल्कुल अपनी कोई उनकी प्रतिष्ठा, अपना कोई सम्मान वो नहीं पसंद करते हैं। उन्होंने अपनी फोटो नहीं लगाई तो थैंक यू बोलना चाहिए उनको। प्रताप सरनाइक लगा ने सकते थे। नहीं, अपनी सिर्फ अपनी लगा सकते थे भाई, लिख देते, अपनी लगाते और लिख देते कि वो लोग रहेंगे। मतलब ये आप लोग जरा देखिए कि आप किन नेताओं को चुनकर भेजते हैं। मैं एक कार्यक्रम की बात बता रहा हूं, उस कार्यक्रम में हम थे और 2 नेताओं को आना था। एक नेताजी आए नहीं, लेकिन चूंकि उन्होंने पैसे वैसे दिए थे तो उनके समर्थकों ने बड़ी बड़ी होर्डिंग उनको लगा रखी थी गेट पे। और दूसरे जो नेता आए वो उनसे बड़े नेता थे, उनकी होर्डिंग बाद में लगानी पड़ी, लेकिन उतनी बड़ी वाली नहीं लगी तो थोड़े दुखी हुए। अब यहां तो मसला ही अलग है। यहां तो नेताजी से क्या लेना क्या देना, खिलाड़ियों को सम्मानित करके एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का सम्मान बढ़ने जा रहा है। महाराष्ट्र की विधानसभा गौरवान्वित होगी, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में सिर्फ 4 ऐसे अवसर हैं, उसमें से एक उनके पाले में फिर से आ गया है। और ये खिलाड़ी देश के थे जिसमें से 4 मुंबई के हो गए। इनको तो उस तरह से पूरे खिलाड़ियों की तस्वीर लगा देनी थी। उन 4 खिलाड़ियों को सोचिए जरा, जब वो इस रास्ते से आएंगे तो उनको कौन सा सम्मान लगेगा। मतलब मैं कह रहा हूं ना, मुझे तो लगता है कि आज का ये शो हुआ, शुरू से जो शब्द है राजनैतिक बेशर्मी, वही फोकस वही लगातार चल रही है। 4 ही क्यों, मैं कह रहा हूं पूरी टीम को नहीं, सम्मानित मैं कह रहा हूं होता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश विधानसभा अपने का करते हैं, विधानसभा का ये करता है, पीएम पूरे देश का करते हैं, वो उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि उन खिलाड़ियों को जब वो उतरेंगे और वो देखेंगे कि भाई हमारा सम्मान होने जा रहा है, हम ही नहीं है कौन है, तो कहे शिंदे जी हैं, दाढ़ी वाले, ये अच्छा खेलते थे, देवेंद्र फडणवीस जी, अरे ये भी बहुत अच्छे कीपर हैं, ये देखिए बड़ा अच्छा, ये एकदम किनारे खड़े रहते हैं, लेकिन इससे मुझे याद आ गया कमाल आपकी करते बात हैं से। लोग। वो प्रधानमंत्री आज ओलंपिक कंटिजेंट से मिले, आज ओलंपियन से हमारे मिलने वो सुंदर बातचीत चित्र की है। है। वो वो भी जरा तैयार बहुत कर लीजिएगा, बढ़िया। वो हम दिखाएंगे प्रधानमंत्री का। देखिए इस पेरिस मामले ओलंपिक्स में जाने वाली में टीम से भी इन मुलाकात। लोगों को मोदी जी सीखना चाहिए। इसमें सर एक नेताओं का किस्सा जोड़ देता हूं मैं। हाँ सर, हाँ, किस्से वो तो- अरे, किस्से वो तो तो हमने बहुत आज जरूरी है। रह बड़ा गया। बिना तो मजेदार, कैसे मध्य चले। प्रदेश के लोगों को बड़ा मजेदार किस्सा है। उमा भारती के बाद बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने, बाबूलाल गौर के बाद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। सर एशियाड में मध्य प्रदेश के एक खिलाड़ी को पुरस्कार मिला, तो तय हुआ कि इसका सम्मान किया जाएगा। तो विधानसभा में पूरी तैयारी हुई। जब वो खिलाड़ी विधानसभा के दरवाजे पहुंचे तो वहां भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के कुछ विधायकों ने उसको उठा लिया, कंधे पे उठा लिया। कुछ कार्यकर्ताओं ने भाजपा का पट्टा डाल दिया और उनको विधानसभा लेने लगे। दिग्विजय सिंह गेट पे खड़े थे स्वागत के लिए। दिग्विजय सिंह ने देखा कि इनके गले में तो भाजपा का पट्टा है और भाजपा के विधायक लेकर आ रहे, तो उन्होंने अपने 4 विधायकों को इशारा किया। 4 विधायकों में नीचे से हाथ दिया और दिग्विजय सिंह ने तुरंत कांग्रेस का पट्टा उनके गले में डाल दिया। तो जो खिलाड़ी जब पहुंचे तो कांग्रेस का भी पट्टा था, भारतीय जनता पार्टी का भी पट्टा था। तो उस खिलाड़ी को बोलना पड़ा वहां पर कि मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं देश के लिए खेलता हूं, मैं प्रदेश का नागरिक हूं। और उसके बाद उसको पट्टा उसने वहां निकाला। तो ये देश की राजनीति है कि मतलब जिसका आप सम्मान बुला रहे हो उसे पार्टी का ही पट्टा पहना दिया। नहीं, ये मराठी गुजराती वाला क्या चक्कर है, ये कि गुजरात की बस है तो इस पर इतना बवाल क्यों? देखिए मुझे लगता है जिस हिसाब से आपने पत्रकार ने बताया, रिपोर्टर है मुंबई से, कि बीएमसी के पास बस नहीं है। जो पुरानी बसें थी वो स्क्रैप करने की स्थिति में आ गई, 15 साल पुरानी। 50,000 करोड़ का बजट है बीएमसी का, सबसे रिचेस्ट कॉर्पोरेशन है और सबसे बड़ी कॉर्पोरेशन है। उसकी ये हालत है कि उसके पास एक बस नहीं है इस तरह की कि वो खिलाड़ियों का सम्मान कर सके, तो बस ऑर्गेनाइज करे। बस भी उन्हें कहीं से हायर करना पड़ रही है। अगर उसका कर भी ली तो ये क्यों वहां के नेताओं को क्यों बुरा लगा कि गुजरात की बस है? देखिए महाराष्ट्र में तो फिलहाल ये चल ही रहा है ना कि सारे बड़े प्रोजेक्ट गुजरात जा रहे हैं। इसका विपक्ष तो विधानसभा में उधम मचा रहा है कि जितने बड़े प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में जो आने वाले थे वो सारे गुजरात में जा रहे हैं। गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर लगी हुई है, तो कहा जा रहा है कि भाई यहाँ से उठा के बगल के स्टेट में सारे प्रोजेक्ट ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये लड़ाई चल रही है। महाराष्ट्र कभी-कभी विधायक भी चले जाते हैं रातों रात, विधायक भी रातों रात चले जाते हैं और नई सरकार लेकर आ जाते हैं वहां से। तो ये वहां चल रहा है। चुनाव में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अभी कुछ ही दिनों में लेकिन चुनाव है। इसमें मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ये अच्छा नहीं है। पूरा देश, कहीं से भी कोई बस हो, कहीं से भी कोई हो, कहीं से भी कोई, हमारे नेता तो देश के मोदी जी आ जाते हैं, यूपी से वो सांसद हो जाते हैं, अब तो यूपी ही उनका है। राहुल गांधी जी वायनाड चले, ये सब बहुत अच्छा है।
तो भैया बस भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, गुजरात महाराष्ट्र छोटी कहीं भी सोच हो। वाली बात। लेकिन ये सवाल तो खड़ा हो रहा है ना, क्या मुंबई से गुजरात जाने वाली कोई ऐसी बस नहीं होगी जो लग्जरी बस होगी? ये सवाल खड़ा होता है ना। और मुंबई जो फाइनेंशियल कैपिटल है, इकोनॉमिक कैपिटल है देश की, बीएमसी के पास ना हो, देश चलाने वाले लोग वहां बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा इनकम टैक्स आप क्या रिटर्न। कहना चाहते हैं? जय शाह थे बस में, इसलिए गुजरात की बस आई है? नहीं तो राजीव शुक्ला जी भी हमारे थे, आप क्यों हमारे यूपी के हैं। और आगे खड़े थे उनको विराट कोहली को नहीं, वो बड़ा अच्छा है, वो दिखाना चाहिए। विराट कोहली को अंत में शुक्ला जी से निवेदन करके उनको हटाना पड़ा पीछे, क्योंकि वो हट ही नहीं रहे थे, तो वो आके उनको पीछे किया, फिर रोहित शर्मा के साथ। नहीं, सौरभ शुक्ला जी पे तो जोक ही होना चाहिए कि ये वो आज बेताल बन चुके हैं, या वो क्रम बन चुके हैं जो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह के जब आगे बच्चे भी हो जाएंगे ना, अकाय कोहली और अंगद बुमराह, उनके साथ में भी राजीव शुक्ला नजर आएंगे। नेटवेस्ट ट्रॉफी से मैं उनको देखता हुआ आ रहा हूँ 2004 से कि सौरव गांगुली शर्ट को घुमा रहे हैं तो बैल्कनी में राजीव शुक्ला है। 2024 हो गया, 20 साल हो चुके हैं, आज वो बस जा रही है तब भी राजीव शुक्ला आगे हैं। तो कहीं ना कहीं तो कैप्टन को आपको आगे करना पड़ेगा, राजीव शुक्ला को थोड़ा सा तो पीछे होना पड़ेगा। नेता लोग इस पर राजनीति करने से तो बच सकते थे ना विजय जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने जिस तरह से अपमान किया है, मैं कह रहा हूँ ये तो टीम तो 17 साल में जीती है। राजनेताओं से बड़े खिलाड़ी कोई होते हैं क्या? आप राजनेताओं के खिलाड़ी होने पर शक जो कर रहे हैं वो मुश्किल है। आप देखिए ना, वो कितनी बार ये मैच तो 3 ओवर में बदला ना। आप तो रोज बदलते हो, सुबह मुख्यमंत्री बनाते हो 5 बजे उठ के, 6 बजे उठ के, फिर दूसरा बन जाता है, फिर अलग अलग पार्टी से लोग आकर बन जाते हैं, फिर वो बसें बहुत सारी गई हैं। तो इसलिए राजनेताओं के खिलाड़ी होने पर शक नहीं करना चाहिए, और वो बड़े खिलाड़ी हैं। जो बात हो रही है ना, ये तो जो विधायक साहब का नाम लिया, वो नौकरी किसकी कर रहे हैं? रोहित शर्मा साहब की कर रहे हैं कि जो जिनकी फोटो लगाई है उनकी? तो महत्वपूर्ण वो है, राजनेता को पता होता है कि उसके लिए वो ये काम कर रहा है, सम्मान कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। और ये चलता ही रहता है, हम रोज देखते हैं प्रोग्राम में भी, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिनका सम्मान हो रहा है, उनकी जगह फोटो लगी हुई है, और उस फोटोज पे विवाद होता है कि इनकी छोटी लगाई है, उनकी बड़ी लगाई है, किस नेता की फोटो लगानी है, ये सब चलता रहता है। और गुजरात और महाराष्ट्र की राजनीति पर तो मेरे को हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि अभी तो दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है। नहीं, विपक्ष ने उठाया ना मुद्दा। विपक्ष इसीलिए कर रहा है। चलिए आप आगे बढ़ते हुए अब जरा वो मोदी जी वाली जो तस्वीरें वो भी जरा आप दिखा देते हैं हम आपको। प्रधानमंत्री ने कल ये विक्टोरियस इंडियन टीम से मुलाकात की थी। आज वो पेरिस ओलंपिक में, जब जुलाई से ओलंपिक शुरू होने जा रहे हैं, वहां जो हमारा दल जा रहा है उन खिलाड़ियों से उन्होंने बातचीत की है। बड़ी अच्छी बातचीत है, थोड़ा सा हिस्सा आपको सुनाते हैं, सुना दीजिए। को अभी इसमें ऑडियो नहीं है, हम इसको दुरुस्त करा करके फिर मैं आपको सुनाऊंगा। बड़ी अच्छी बात है, प्रधानमंत्री ने इसमें कहा कि मैं ज़्यादा बात आपसे नहीं भी करूंगा क्योंकि आपको वहां जाने का ज़्यादा ख्याल है, अभी आप खेलने के लिए जाने का, जीतने के लिए जाने का, और मैं इस वक्त ज़्यादा सोच रहा हूं कि आप जब लौट के आएंगे तो मैं कैसे आपका स्वागत करूंगा। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए। जैसे अभी विजय जी ने कहा, तो हम लोग नेताओं को अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं, नेता ही सब कर रहे हैं, नेता ही सब चलाते हैं, नेता ही बनाते बिगाड़ते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की एक बात के लिए प्रशंसा होनी चाहिए, वो जिनके साथ होते हैं उनके साथ उस तरह का व्यवहार करते हैं। यानी खिलाड़ियों के साथ वो हैं तो उस खिलाड़ी को ये एहसास नहीं दिलाते हैं, उसके बोझ से दबा नहीं देते हैं कि इतना बड़ा प्रधानमंत्री है, इतना बड़ा नेता है, और वो अलग अलग कैटेगरी के लोगों से मिलते रहे। तो आप देखिए, बनावट नहीं दिखती है। मतलब ये सामान्य काम नहीं है, नेता के लिए थोड़ा ये रोज करना होता है। और विशेष करके जब आप अपने देश का प्रतिनिधित्व करने वालों को, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो पहलवान हो, चाहे वो मतलब जो भी अलग अलग खेल हैं उनमें शामिल होने वाले हैं, उनके साथ जब वो बात करते हैं तो एक तो उनके कुछ पर्सनल चीजें वो तैयारी कराते हैं कि उसकी बात थोड़ी सी कर लें, थोड़ा वो इस जो उस खेल से जुड़े हुए हैं उसके सवाल जवाब वो कर रहे होते हैं, तो बड़ी सहजता के साथ वो बात करते हैं। और देश का प्रधानमंत्री जब इस तरह से बात करता है तो उनको भी कहीं ना कहीं होता होगा ना, यार लौट के फिर लोक कल्याण मार्ग आना है, तो ये भी तो थोड़ा रहता है ना, थोड़ा अंदर से तो आता होगा। तो ये अच्छा है, मतलब सुंदर चित्र है, सुंदर एक परंपरा भी अच्छी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं आपको बता रहा था, आज बड़े बड़े लोग दिल्ली आए हुए हैं और बड़े बड़े लोगों से मुलाकातें चल रही हैं, बड़ी बड़ी चीजें मांग रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें मांगी जा रही है। चंद्रबाबू नायडू एलआई जो हैं इस सरकार के, चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए, प्रधानमंत्री से मिले, गृह मंत्री से मिले, नड्डा जी से मिले। तस्वीर देख लीजिए। और अखबार ये छाप रहे हैं कि अब ये टाइम आ गया है कि हम आपके साथ आए, हमने आपका समर्थन किया, अब बदले में आप हमें क्या देंगे। तो मोदी जी से कुछ लेने के लिए वो आए हैं। वो क्या वित्त मंत्री से भी मुलाकात की उन्होंने। बजट आ रहा है ना, बजट, हाँ बजट आ रहा है, तो कुछ वो बजट में भी कुछ अनाउंसमेंट्स करवाना चाहते हैं। तो ये आज की जो तस्वीर है इसकी बड़ी चर्चा हो रही है कि नायडू साहब जो हैं अब वसूली पे निकले हैं क्या।
देखिए ना, वसूली तो नहीं कह सकते, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने राज्य का कारोबार संभाला और जिस तरीके से वाईएसआर ने योजनाओं के अंदर पैसा लगा दिया, तो उन्हें पैसों की जरूरत तो होगी। राजधानी बनाना अमरावती को, उसके लिए पैसा लगेगा उन्हें अब। तो मुझे लगता है कि समर्थन दिया होगा तो कुछ आधार पर तो दिया ही होगा। उन्होंने कहा होगा कि ठीक है, दिल्ली में आप अपने हिसाब से सरकार चलाइए, मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, मेरा एक कैबिनेट मंत्री बना रहे उसमें भी मंजूर है, प्रदेश के अंदर आपको मेरा सहयोग दिल खोल के करना पड़ेगा, या कह सकते हैं कि केंद्र को छप्पर फाड़ के देना पड़ेगा आंध्र प्रदेश को। अब बजट आ रहा है तो बजट के अंदर वो कई योजनाएं चाहते होंगे, पैसा चाहते होंगे, विशेष पैकेज चाहते होंगे आंध्र प्रदेश के लिए। तो मुझे लग रहा है कि उस संदर्भ में उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की होगी, उस संदर्भ में वो वित्त मंत्री से मिले होंगे। और ये बात तय है कि इस बार जब बजट आएगा तो आंध्र प्रदेश के लिए और नीतीश कुमार के लिए बिहार में कुछ खास रियायतें और कुछ खास सुविधाएं हमें देखने को मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दोनों का फोकस अपना राज्य है और अपने राज्य के विकास के लिए उनको पैसे की जरूरत है। तो मुझे लग रहा है उसी संदर्भ में उनकी मुलाकात हुई होगी। अलग अलग मंत्रियों से मिले, हरदीप पुरी से मिले वो जाकर के, रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री गडकरी साहब से वो मिले, पेट्रोलियम मंत्री हैं, उनसे मुलाकात उनकी हुई है। वो चाह रहे हैं एक ऑयल रिफाइनरी हमको मिल जाए, अपनी स्टेट कैपिटल डेवलप करने के लिए वो फंड चाह रहे हैं। उनको ये लगता है कि बड़ा भेदभाव हुआ है आंध्र प्रदेश के साथ, जो बंटवारा हुआ 2014 में, और उसकी यूपीए वालों ने कुछ किया नहीं उसके लिए। तो अब मोदी जी कुछ करें उसका। नहीं, देखिए, मैं इसको वसूली शब्द जायज़ नहीं मानता। वसूली के लिए नहीं आ रहे। वसूली तो तब होती कि वो जिद करते कि नहीं, हमें 3 मंत्री चाहिए, 2 मंत्री चाहिए, राज्य में ये चाहिए। राज्य के लिए यही तो एक होता है कि भाई आप सहयोग जब कर रहे हैं तो इसी उम्मीद से कर रहे हैं कि आपका राज्य जो है वो आगे बढ़ पाए, उसके डेवलपमेंट में केंद्र सरकार की मदद मिले। और सभी मुख्यमंत्री कोशिश करते हैं, जैसे रेवंत रेड्डी साहब भी यहाँ पर आए, वो भी आए हुए, तेलंगाना के सीएम भी आए हुए, तेलंगाना के सीएम भी आए हैं। वो तो हर मुख्यमंत्री अपने प्रधानमंत्री से ये उम्मीद करता है। लेकिन जब आप किसी केंद्र की सरकार को सहयोग दे रहे हो मजबूत, तो ज़्यादा उम्मीद उनकी होती है। और राज्य के हित में मुख्यमंत्री कोई चीज़ मांग रहा है तो वो उसको जिम्मेदारी भी मानना चाहिए और एक दबाव कह सकते हैं। लेकिन वसूली मुझे उसके लिए ठीक नहीं लगता। दबाव तो है ना, हाँ, दबाव तो हो गई, और ये दबाव ठीक है ना, लेकिन वो 3 मंत्री बनाने का दबाव बनाते, उससे बेहतर है कि अपने राज्य, ये बात सही है आपकी, और ये तो इसमें कोई बुराई नहीं है भाई, बुराई वाली बात देश के किसी हिस्से के लिए ही कुछ मांग रहे हैं ना, हाँ। तो ठीक है, वो चाहते हैं उनके प्रदेश में कुछ हो। स्पेशल स्टेटस एक ऐसी चीज है, गले की हड्डी है सरकार के लिए। नहीं, स्पेशल स्टेटस तो ना वो मांगेंगे ना मिलने वाला है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ। और देखिए, मैंने वो मांगे देखी और जिसको लेकर कहा जा रहा है कि मतलब जो वसूली जैसा भी एक शब्द या पे बैक टाइम, इस तरह की बात की जा रही है। देखिए, वो सारी चीजें वो हैं जो अपने एजेंडे में रखकर चंद्रबाबू नायडू और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गए। इसको जरा समझिए, यानी ये अलग अलग नहीं गए थे। चंद्रबाबू नायडू वहां नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे खड़ी हुई है। अगर ये सारे काम होंगे तो ये नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों में भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू की उपलब्धि में जाएंगे। आंध्र प्रदेश जिस तरह का राज्य है और जिस तरह से हैदराबाद उससे निकल जाने के बाद जो उनको चाहिए उसके लिए केंद्र सरकार की हैंड होल्डिंग मस्ट है। जगन मोहन रेड्डी को भी इस सरकार ने बहुत मदद की है, ऐसा नहीं है उस वक्त खबरें नहीं छपी, उस वक्त दूसरी खबरें छपा करती थी, लेकिन उनको भी बहुत सी मदद की है। और मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू जैसे विजनरी नेता को अगर नरेंद्र मोदी की सरकार हैंड होल्डिंग करती है तो ये बहुत अच्छा होगा। ये बिल्कुल योजनाओं के लिहाज से होना चाहिए। बस एक चीज जरूर है, मुझे लगता है कि यह भी पूछा जाना चाहिए कि किस योजना को कितने समय में कैसे आप डिलीवर करने जा रहे हैं। ये मिसिंग है उनका जो पूरा जो मांग पत्र है, उसमें ये तो कह दिया गया इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए, अलग अलग योजनाओं के लिए ये चाहिए, लेकिन कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले 5 साल में आंध्र प्रदेश में जो होना चाहिए था जगन मोहन रेड्डी ने नहीं किया। अपने लिहाज से वो काम करते रहे, अपनी संपत्ति, अपनी चीजें, अपना जिसको कहते हैं कि दूसरे तरह का प्रभाव वो करते रहे। बहुत ज्यादा वो सब्सिडी वाली स्कीम में गए, जिसको कहते हैं कि सरकारी खजाना खोल देना, तो उससे कैसे बाहर आएंगे उसका भी एक बेहतर लेकिन देना चाहिए। ये मुलाकात सामान्य तो नहीं है, मतलब दौरा उनका सामान्य नहीं है। देखिए इसमें लिस्ट देखिए आप जरा, प्राइम मिनिस्टर से मिले, होम मिनिस्टर अमित शाह से मिले, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी, कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल, ऑयल मिनिस्टर हरदीप पुरी, पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अरविंद पनगड़िया। इतने लोगों से मुलाकात की है उन्होंने यहाँ आकर के। देखिए, ये सोचिए ना सर कि 10 साल से आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी भी नहीं मिली है। तो एक बड़ी विचित्र बात नहीं है, विचित्र बात, इसीलिए मैंने कहा ना कि विचित्र बात है कि उसकी डेडलाइन भी खत्म हो गई। मतलब जो सरकार थी जगन मोहन रेड्डी, हाँ, मतलब वो डेडलाइन खत्म हो गई। और आपको याद हो जिस दिन ये चुनाव हो रहा था उस दिन उसकी डेडलाइन थी हैदराबाद को सौंपने की, 2 जून की। हाँ, तो फिर उसको दोबारा से रीडिवाइज किया गया, भाई नतीजा आ जाएगा उसके बाद देखेंगे किस तरह से काम हो रहा है। तो
आंध्र प्रदेश में विजनरी नेता तो हैं, चंद्रबाबू जी पहले भी बहुत काम उन्होंने किया और बीजेपी के साथ उनका एक ठीक ठाक सा वो है। और जब आप कह रहे हैं इतने मंत्रियों से मिले हैं, इसका मतलब है कि वो अगले 5 साल के लिए कोई विजन लेकर आए कि आंध्र प्रदेश को कैसे तैयार करना है। और मुझे नहीं पता, जैसे हर्ष जी कह रहे हैं कि उन्होंने टाइमलाइन दी है कि नहीं दी है, हो सकता है उनके जो प्लान बने होंगे, प्रोजेक्ट बने होंगे, उसमें बताया होगा कि इतना पैसा चाहिए, इतने समय में हम काम करेंगे। लेकिन ये अच्छी बात है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जितना काम आंध्र प्रदेश के नायडू साहब के लिए हो रहा है, उतना ही काम रेवंत रेड्डी के लिए भी हो, भले ही वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो। सरकारों के बीच में पॉलिटिकल पार्टीज वाला जो एक रिलेशन है वो नहीं आना उन्होंने चाहिए। तो कहा था ना, बड़े भाई हैं मोदी हमारे, आप वो प्रधानमंत्री तो हमारे बड़े भाई हैं। इसको लेकर भी चर्चा हो रही है कि उनके लिए भी उतना ही काम हाँ, मोदी जी कर रहे हैं। कर रहे क्योंकि वो भी हिस्सा हिंदुस्तान का सर ही एक है। लाइन जोड़ देता हूँ, सर एक लाइन जोड़ देता हूँ मैं। वो रेवंत रेड्डी जी चूंकि एबीवीपी से रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि बहुत काम कर रहे हैं उनके, संगी हैं। मतलब वो भी कह रहे हैं कि वो भी संगी है। राहुल गांधी सर एक लाइन जोड़ देता हूं मैं। चंद्रबाबू नायडू सब सारे मंत्रियों से प्रोजेक्ट लाने के लिए मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी या दूसरे मंत्री टाइमलाइन का पूछ सकते हैं कि ये कब तक फिनिश करोगे, लेकिन अमित शाह से वो किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं मिले। अमित शाह को टाइमलाइन देने के लिए मिले हैं कि ईडी सीबीआई को फोन करो, जगन मोहन रेड्डी केस पे लगाओ। अच्छा। तो वो अमित शाह से इसलिए मिले कि यहाँ आपको मैं टाइमलाइन आप फिक्स कीजिए कि कब तक वो अंदर जा रहे हैं ईडी और सीबीआई। ये काम तो अब वो खुद भी कर सकते हैं ना। नहीं, वो ईडी सीबीआई के मामले चल रहे हो तो अमित शाह से करवाएंगे ना। अभी तो उनको मतलब जो पुराने मामले खुलवाना है, उनको अंदर भेजना है ईडी सीबीआई में। ईडी में अंदर जाएंगे तो बाहर नहीं आ पाएंगे ना। चंद्रबाबू नायडू को भेजा था तो बाहर आ गए, वो ईडी भेजेगी तो अंदर नहीं आएगी। अरविंद केजरीवाल अंदर ही है। हालांकि मुझे इस पे लगता है नेताओं को इससे बचना चाहिए। जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उस पर कार्रवाई हो, उस पर एजेंसी, उस पर कानून वो अपने हिसाब से काम करे। जगन मोहन कुछ दोषी हैं तो हो जाए, लेकिन अगर आप ये करते हैं, चंद्रबाबू को ये सोचना चाहिए कि उनको जेल में डाल दिया, उनको पुलिस से पिटवाया, बेटे को बंद कराया, फिर भी देखिए प्रचंड बहुमत की सरकार आ गई। तो आप ये फोकस नहीं हो सकता। फोकस आप अपने एजेंडे को, अपने विजन को आगे बढ़ाइए। उसमें भ्रष्टाचार किया है तो उसको छोड़िए मत, इसलिए मत छोड़ दीजिए कि वो कल को आएगा तो आपके खिलाफ करेगा। ये मतलब सबसे बड़े एलाइन है इस वक्त सरकार के, बीजेपी के। ये कॉम्बिनेशन जो है, ये पेबैक वाला कॉम्बिनेशन है या सहज कॉम्बिनेशन मानते हैं आप? सर देखो, जो अभी रिसेंटली कमिटीज बनी है ना, उसमें 2 लाइज में से प्रधानमंत्री ने बड़ी रिस्पेक्ट दी है टीडीपी को। 2 कमिटीज में टीडीपी को नॉमिनेट किए उनके मिनिस्टर को, नायडू साहब को, जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। तो मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री के मन में जो टीडीपी के लिए अब रिस्पेक्ट है एक सीनियर अलाय पार्टनर के तौर पे, वो कहीं ना कहीं आपको हर 2 या 3 महीने में नजर आएगी। और जिस तरीके से आपको याद होगा जब स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही थी, उस समय भी प्रधानमंत्री ने खुद अपनी सीट से उठ के 2 लीडर्स को, पवन कल्याण को, उनके ब्रदर को, दोनों को, चंद्रबाबू को साइड पे ले जाके हाथ ऊपर करके एक इंडिकेशन दिया कि अपने साथ में रखना चाहते हैं हमेशा। तो प्रधानमंत्री का जो कार्यशैली है और जो काम करने का तरीका है ना, वो आप कहीं पे भी देख लीजिए, हमेशा अलाय पार्टनर को वो खुद इज्जत हमेशा देते हैं। ये सिर्फ अमित शाह की कार्यशैली में नहीं है, प्रधानमंत्री खुद भी जाके अपनी, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, उनके सारे पार्टनर्स को अलग अलग जाके मिले। लोगों को कोalition देख करके यूपी वाला टाइम याद आता है ना, मनमोहन सिंह की सरकार वाला टाइम याद आता है, उस वक्त कैसा दबाव बनाया जाता था। नहीं, पर आज जो ये आप रेवंत रेड्डी की बात करें ना, विजय जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि रेवंत रेड्डी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन वो एक अलग बात है कि रेवंत रेड्डी मिलने गए अमित शाह से सीबीआई और ईडीआई को केसेस लेके। आफ्टर ऑल आपने बंगला उनका बड़ा एक देखा, हिल पे जाके बना हुआ, सारी वायलेशन को, वाईएसआर का। हाँ। तो और जो ईडी और इनके जो केसेस चल रहे हैं दोनों स्टेट्स में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, वो बड़े मजबूत स्थिति में पड़े हुए हैं।